बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले इमरान खान साहब की उस ट्वीट की जानिब जो कि इमरान खान साहब ने 16 जुलाई 2025 को कहा था। अडयाला जेल से गुफ्तगू करते हुए ये बताया था, ये पैगाम भेजा था कि अगर मुझे कुछ हुआ जेल में तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर होगा, ना ही नवाज शरीफ होगा, ना ही आसिफ अली जरदारी होगा, ना ही बिलावल होगा, ना ही मरियम सफदर होगी, ना ही मौलाना फजल रहमान होगा, ना ही कोई और अदारा होगा, ना ही मेरा कोई और नाकिद होगा। सिर्फ और सिर्फ अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर होगा। और आसिम मुनीर ने इस वक्त इमरान खान साहब की आंख जाया तकरीबन 85% जाया कर दिए और आसिम मुनीर ही है जो कि इमरान खान साहब का इलाज नहीं करवाने दे रहे। इमरान खान साहब का दूसरों की जंग में अपने मुल्क को झोंकने के बारे में, अपने मुल्क को दूसरों की जंग में अपने मुल्क को झोंकने के बारे में क्या मौक़िफ़ रहा है, आइए आपको एक ज़बरदस्त वीडियो दिखाते हैं, उस पर फिर हम बात करते हैं। इमरान खान साहब का मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ मौक़ों पर यह मौक़िफ़ रहा है जो कि इमरान खान साहब का पहला 2009 में बयान आया था कि अगर मुझे अमेरिका हुक्म देता कि अपने मुल्क में मेरी जंग लड़ो तो मैं कभी भी उसकी जंग नहीं लड़ता। ये 2009 में इमरान खान साहब क्या फरमा रहे हैं, इसे सुने फिर इस पर बात करते हैं। कि हम आजाद नहीं है, सॉवरेन नहीं है, हमारी फॉरेन पॉलिसी गुलाम है कि एक मुल्क जब तक आजाद फैसले नहीं करता वो यही हरकतें करेगा जो आज हम कर रहे हैं कि जान किसी की है, जान हमने अपनी बना ली। You would have to give over ये 2009 का बयान है इमरान खान साहब का, ये 2009 का है। 2012 में भी इमरान खान साहब ने बयान दिया था इसी किस्म का, 2013 में भी इसी किस्म का दिया था और इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बने थे उसके बाद भी यही बयान दिया था। और इमरान खान साहब उसी दौरे हुकूमत में 2022 में एक इंटरव्यू होता जिसमें इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। यानी ये खान साहब के मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ इवेंट्स में ये जाकर बताते थे कि अगर मुझे कोई हुक्म दे बाहर से तो वो मैं कभी भी कबूल नहीं करूँगा, मैं अपने मुल्क को किसी दूसरे की आग में बिल्कुल भी नहीं झोंकूंगा। ये 2009 का बयान था और उसके बाद 2012 का आप ये बयान खान साहब का सुनिए। territory in Pakistan to the Taliban. Absolutely not. मैं प्राइम मिनिस्टर होता मैं ओबामा को सीधा अच्छा, ये 2012 में इमरान खान साहब ने ये कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, मैं किसी को भी अड्डे नहीं दूंगा, किसी को हैंडल करने के लिए, किसी को कंट्रोल करने के लिए तालिबान के, वो पूछ रहा था 100% कि क्या आप तालिबान को कंट्रोल करने के लिए आप अड्डे देंगे? बिल्कुल भी नहीं, मैं एज वज़ीर आज़म होता तो बिल्कुल भी नहीं करता। और 2013 में इमरान खान साहब क्या बयान दे रहे हैं ये आप सुनिए। हमारा मुल्क तबाह हो रहा है, हमारे 50,000 लोग मरे, हर रोज लोग मरे, आपने ड्रोन नहीं करना, मेरा 1 पॉइंट एजेंडा होता छोड़े बाकी के भीख मांगना, ये क्योंकि मेरे मुल्क में अमन होगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा। और मैं ये कहता कि देखें आपका काम अपने मुल्क के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें, मेरा काम मेरे मुल्क के अवाम के लोगों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना। इमरान खान साहब ने जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, जब जरदारी की हुकूमत उसके बाद 13 के बाद आई थी और मुशर्रफ की जब ये चल रहा था, माशाल्लाह मुशर्रफ की जो इमरजेंसी चल रही थी उसमें भी ये ड्रोन हमले हुए थे। उसके बाद जरदारी की हुकूमत है, जब मोहतरमा शहीद हुई तो जरदारी की हुकूमत है, जरदारी के अदवार में भी ड्रोन हमले हुए। उसके बाद 13 में जब ये नवाज शरीफ को हुकूमत दी गई, ये बारियां थी, इन लोगों ने इलेक्शंस जीती नहीं थी, ये उनकी बारियां थी। जैसा कि वो 90 में, फिर 93 में, फिर 96 में, इस तरह से ये बारियां लेते रहे। फिर 99 में ये मुशर्रफ आकर खुद बैठ के, ये एस्टेब्लिशमेंट की सारी चालें होती हैं, ये चालाकियां होती हैं। 2008 में भी इलेक्शन में कोई नहीं जीता था, ये उसको बारी दी गई थी पीपल्स पार्टी को शहीद करके मोहतरमा को, फिर उसके बाद नवाज शरीफ को दे दी गई। उस वक्त इमरान खान साहब ने ये कहा था कि मैं ओबामा को डायरेक्ट ये, अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो ये कहता कि मेरा मुल्क तबाह हो रहा है, मेरे मुल्क में अमन नहीं है, मेरे मुल्क के लोग 50,000 मर गए हैं। उस वक्त तक के 2013 में 50,000 हमारे कबायली इलाकों के लोग शहीद हो चुके थे इन ड्रोन हमलों की वजह से। बेघर तो पता नहीं कितने हो गए थे, तकरीबन 30-35 लाख के थे। सिर्फ 50,000 लोग शहीद हो गए थे इन ड्रोन हमलों में। वो शहीद होने वाले कोई दहशतगर्द नहीं थे, ये लोग ही आम लोग थे। उसके बाद 2018 में जब इमरान खान साहब इलेक्ट हो गए थे, फिर एक पार्टी में, एक इवेंट में खान साहब ने क्या फरमाया था, उस वक्त बाजवा ये मुनाफिक शख्स भी बैठा था उसी इवेंट में। सुनिए खान साहब क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान किसी और जंग में पड़े और इंशाल्लाह ये मेरा आज सबसे वादा है, कभी कभी पाकिस्तान किसी और की जंग में कभी शिरकत नहीं करेगा। हमारा काम है हम अपने लोगों के लिए खड़े हों और हमारी फॉरेन पॉलिसी भी इंशाल्लाह वो होगी जो हमारे पाकिस्तानियों की बेहतरी में होगी। ये खान साहब की पॉलिसी, जो फॉरेन पॉलिसी की बात थी, इस पर ये एस्टेब्लिशमेंट, ये बाजवा, जनरल बाजवा, स्पेशली जनरल बाजवा की जो घर वाली थी, आपको पता है कि खान साहब की ड्रेसिंग से भी वो जलती थी, तस्बीह हाथ उठाने से भी जलती थी, सलवार कमीज पहनने से भी जलती थी और वास कोट पहनने से भी उसकी बेगम जलती थी। पता नहीं ये कहाँ से आते हैं लोग, पता नहीं कहाँ के कौन से मुल्क के एजेंट हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि ये सारी जो हमारी बड़े बड़े जनरल्स हैं, ये किसी की लॉबी है, यानी इंटरनेशनल मीडिया की लॉबी है जो कि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। और इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म, बतौर वज़ीर आज़म ये कहा था बाजवा की मौजूदगी में कि मैं कभी भी अपने मुल्क में किसी को भी मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं दूंगा और मेरा ये काम है कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करूं। और जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी उस वक्त एक एंकर पर्सन आया था जिसने पूछा था कि वुड यू अलाउ अमेरिका CIA हेयर टू कंट्रोल दी तालिबान। फिर इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया था, आइए सुनिए। ये 2022 का बात है, 2009, 2012, 2013 और 2018 के बाद 2022 में भी इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत के दौरान क्या कहा था, ये सुनिए। Have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not.
ये इमरान खान साहब का मौकिफ रहा है 2009 में, 2012 में, 2013 में, 2018 में जब इलेक्ट होकर आए खान साहब, और 2022 में जब इमरान खान साहब बतौर वजीर आजम थे, एक एंकर पर्सन अमेरिका से आया था, उसने पूछा था कि आप CIA को, अमेरिका गवर्नमेंट को यहाँ अड्डे देंगे जो कि काउंटर टेररिज्म को कंट्रोल ऑन बोर्ड ले सके। यहाँ इमरान खान साहब ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि मैं अपने मुल्क में किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा वो आके यहाँ पे मुदाखलत करे और किसी और मुल्क में जाकर जासूसी करे, जिस तरह से नवाज शरीफ ने मुशर्रफ ने किया था, उसके बाद नवाज शरीफ ने ये करी थी, उसके बाद जरदारी ने करी। यानी आप ये जान सकते हैं कि ये हमारी जनरल्स और उसके बाद जो नून लीग की हुकूमत आई, उसके बाद जो जरदारी की हुकूमत थी, ये सारे एक ही तरह के काम करते हैं। सिर्फ इमरान खान साहब जब आए तो इमरान खान साहब के दौर में कभी भी एक ड्रोन अटैक नहीं हुआ, क्योंकि इमरान खान साहब का बिल्कुल ही एक दो टोक मौके था कि मैं अपने मुल्क में किसी और मुल्क की मुदाखलत नहीं होने दूंगा। और यही वजह है शायद इमरान खान साहब आज जेल में पड़े हैं। और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि इनके मफादात को और इनके आकाओं के मफादात को प्रोटेक्ट ये करना है, तो इसलिए खान साहब को जेल में रखना है। ये खान साहब का स्टैंड था, और खान साहब का ये स्टैंड था कि मैं अपनी कौम को, मैं अपने लोगों को, मैं अपने मुल्क को किसी और के जंग में बिल्कुल भी झुलसने जलने नहीं दूंगा। और आज हमारे अर्दली वज़ीर आज़म, हमारे नंगे बादशाह बाहर जाके पीस ऑफ बोर्ड में क्या कर रहे हैं, और फिर डॉलरों के लिए अपनी फौज ऑफर की है अमेरिका को, और जो कि बोर्ड ऑफ पीस के मुआहदे के तहत अब ये हमारी फौज के कुछ बटालियंस जाएंगे जो कि हमास को जाकर डीवेपनाइज करेंगे और उनसे असला छीनेंगे, इसराइल की हिमायत करेंगे, इसराइल की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अब पाक फौज जाकर फ़लस्तीनियों के खिलाफ जाकर वहाँ पे लड़ेगी। प्रैक्टिकली उनकी सुरंगें जो डीवेपनाइज जो भी वहाँ पे सुरंगें बिछाई हैं वो उनको वहाँ से उखाड़ेंगे, और हमास को जो भी नौजवान है, वो जो मुजाहिदीन है, फ्रीडम फाइटर हैं, उन्हें ये डीवेपनाइज करेंगे हमारी फौज। अब ये इस किस्म की पस्ती को पहुँच गए। और हमारे उलमा इकराम, हमारे मौलवी इकराम, हमारे मौलाना, हमारे मौलवी जो जज्बात से बात करते थे, जब फ़लस्तीन की बात आती थी उनके माथे पे पसीने आ जाते थे, उनके गले उनकी रगें बिल्कुल ही फूल जाती थी जज्बात से और गैरत से। लगता था कि इन जैसा पाकिस्तानी उलमा इकराम जैसा, पाकिस्तानी मुल्लों जैसा कोई भी शायद गैरतमंद मुसलमान दुनिया में है ही नहीं। इस किस्म की तकरीरें और जज्बाती किस्म के बयान देते थे जब फ़लस्तीन की बात आती तो। लेकिन इस वक्त आसिम मुनीर ने क्या कंट्रोल किया हुआ है पूरी अदलिया पर, क्या कंट्रोल किया हुआ है पूरे उलमा इकराम पर, क्या कंट्रोल किया है सारे इन बिकाऊ मौलियों पर, कि कोई भी आगे आकर बोल नहीं सकता कि ये इसराइल के साथ बैठे हुए हैं, प्रैक्टिकली हाथ मिलाए हुए हैं, प्रैक्टिकली वहाँ अपनी फौज भेज रहे हैं। यानी ये 95% इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, जो कि सारी जिंदगी तकरीबन 78 साल 79 साल फ़लस्तीनियों का खून बहाता रहा है। तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। वो शहीद कोई मुजाहिदीन नहीं हुए, वो औरतें हुई हैं, वो बुजुर्ग हुए हैं, छोटे बच्चे हुए हैं, उनके घर तबाह हुए हैं, उनके जायदादें तबाह हुई, यानी उनका पूरी ज़मीन तबाह करके रख दी। टनों के हिसाब से वो बारूद फेंक रहा है, लेकिन उस पर हमारे उलमा इकराम कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। यानी फिर कहते क्या है, जो इमरान खान साहब स्टैंड लेता था इसराइल और फ़लस्तीन के मामले में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और रिसालत के बारे में, और कहता था कि मैं अपने मुल्क में किसी को अड्डे नहीं दूंगा, मुदाखलत के बारे में, यानी अपनी सॉवरेनिटी पे बाहर किसी को भी कंप्रोमाइज़ नहीं करने देता, फॉरेन पॉलिसी की बात करता था। फिर ये सारे उलमा मिलकर, ये सारे मौलाना जो भी बिकाऊ मौलवी है मिलकर, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मिलकर, ये बिकाऊ मीडिया मिलकर इमरान खान साहब को बदनाम करते थे। इमरान खान साहब को क्या कहते थे? इमरान खान साहब यहूदी एजेंट थे। आज की जो CM है, चीफ मिनिस्टर है, पंजाब की CM बनी हुई है, वो उसने इसराइल से तैयारा लिया है 11 अरब में। वो इसराइल के एजेंट नहीं है, वो हकीकी मुस्लिम है, लेकिन यहूदी एजेंट है तो इमरान खान साहब, क्योंकि इमरान खान साहब ने नामूस रिसालत की बात की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह का बार बार दस दिया नौजवानों को, उसके बाद अपने मुल्क की सॉवरेनिटी और फॉरेन पॉलिसी और फ्री इकोनॉमी की बात की। इसलिए ये सारे इस्टेब्लिशमेंट, ये सारी माफिया, इनके सारे दुकान धंधे बंद हो गए थे। इसलिए खान साहब को ये सारे मिलकर इसराइल का एजेंट कहते थे। और बोर्ड ऑफ पीस का क्या हाल है? बोर्ड ऑफ पीस में तकरीबन बहुत सारे मुल्क, जो बड़े बड़े मुल्क हैं, जिसमें रशिया है, रशिया बैठने को तैयार नहीं है। उसके बाद चाइना बहुत बड़ा एक मुल्क है, वो भी बोर्ड ऑफ पीस में बैठने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने भी इन्विटेशन हटा दिए। उसके बाद इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, ट्रेड के हिसाब से बहुत ही उसका इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में, उसने बैठने से इनकार किया। उसके बाद बर्तानिया, UK बोर्ड ऑफ पीस में बैठने के लिए तैयार नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े मुल्क है। उसके बाद फ्रांस, बहुत ही असर रसूख वाला पूरे यूरोप में मुल्क है, वो बैठने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन तैयार है तो हमारा अर्दली और हमारा नंगा बादशाह बोर्ड ऑफ पीस में बैठने के लिए, क्योंकि इनको डॉलरों की जंग चाहिए। अब डॉलर्स चाहिए। ये तो गरीबों के बच्चे जाकर फौजों में वहां जाकर लड़ेंगे, शहीद हो जाएंगे, फिर उनके जनाजे में कांधे देंगे और थोड़े जज्बाती बातें करेंगे। उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कितनी हमारी फौज मार जाते, कितने हमारे फौजी यरगमाल हो जाए। चंद हमारे फौजी सिपाहियों को यरगमाल बना रखा हुआ है। BLA ने एक वीडियो जारी की है, पहले ये हमारे जो जर्नल्स हैं हमारी फौज मानने के लिए तैयार नहीं कि ये हमारे सिपाही हैं। अब उन BLA वालों ने क्या किया है, उनके फौज वाले ID कार्ड्स और नेशनल कार्ड यानी CNIC दिखाकर वीडियो जारी की है 3-4 मिनट की। वहां पे सिपाही हमारे रो रहे हैं, कोई कह रहा है हम गुजरावाला के, कोई कह रहा है हम पन्नुआकल में ड्यूटी करके आए, कोई कह रहा है कि अब 25 से नौजवान नए उठाए हुए वहां पे भेज दिए, जो कि BLA ने यरगमाल बनाए हुए, और अपने फौजियों की हिफाजत नहीं करते, अपने फौजियों को ऑन तक नहीं करते। ये सियाचिन वाली सेम स्टोरी रिपीट हो रही है कि सियाचिन में जो हमारे नौजवान शहीद हो गए थे, मुशर्रफ ने उन्हें ऑन करने से भी इनकार कर दिया था। सबसे बड़ा दुख ये है कि अब अपनी जमीन के लिए लड़ते हैं, फिर हमारी ही फौज, हमारा ये इदारा उन्हें ऑन नहीं करता। ये नौजवान क्या करें, जज्बाती बातें थी, ये इनको थोड़ा सा सुनिए, फिर आपको इस पर भी बात करते हैं। Now,
कॉलेज का नाम, इलाका, आर्मी कब ज्वाइन किए? मैंने 2025 में। रैंक भाई तो यूनिट कौन सा है? पता है आपको? आर्मी नंबर 34 डिवीजन या डिवीजन कौन सा है? आपने कैसे लगी ड्यूटी? मैंने पुनवाकल में ड्यूटी किया, अभी 1.5 महीना हो गया तक खुलदार में ड्यूटी कर रहा था। ये सिपाही खुलदार से उठाया गया। इसने ये गुजरांवाला का रहने वाला है। इसने पन्नुआ के लिए यानी सिंध सखर में भी ड्यूटी की हुई है। उसके बाद दूसरा सिपाही कहाँ से, ये देखिए। थोड़ा बना लिया ये शनाख्ती कार्ड मेरा देख ले, ये भी पाकिस्तान ने मुझे बना के दिया। ये अभी किस तरह कह रहे कि ये हमारे बंदे नहीं है। मैं नहीं बर्बाद करता हूँ खुदा के लिए, मेरा मालन मजबूर है, मैं करके बढ़ाऊँ तब इस बात को ना करे कि ये हमारे बंदे नहीं है। आप लोगों ने मुझे भर्ती क्यों किया था? ये कहने लगे हमारे बंदे नहीं है। ये कार्ड किस चीज के लिए दिए? ये आप लोग क्यों कह रहे कि ये वीडियो झूठी, ये वीडियो हकीकत है? आपका नाम क्या है? नाम दीदारुल्लाह। कॉलेज का नाम? दीदारुल्लाह। इलाका? केपीके पेशावर बुनेर। और आपने आर्मी कब ज्वाइन किया? मैंने 2025 में। आपका रैंक कौन सा है? सिपाही। आप कौन से यूनिट से ताल्लुक रखते हैं? मैं 15 से ताल्लुक रखता हूँ 33 दिन से। आपका आर्मी नंबर कौन सा है? मेरा आर्मी नंबर है 34-653। आप डिवीजन या डिवीजन कौन सा है? मेरा 33 डिवीजन है। आपने किस इलाके में ड्यूटी की? मैंने सिर्फ पनाकिल में ड्यूटी की और इधर अभी खुलदार में आया 1.5 महीना हो गया। ये सारे ही सिपाही रैंक के वहां पे यरगमाल बना है बीएलए ने। इन सिपाहियों की क्या औकात है, हमारे इदारे की जानिब से क्या रिस्पांस दिया गया है, ये वीडियो जाली है। इन सिपाहियों को ऑन करने से भी हमारा इदारा कतरा रहा है। इन सिपाहियों को ऑन भी नहीं किया जा रहा। अब इनकी क्या औकात रहेगी? पन्नुआकिल में सब कह रहे हैं कि हम ड्यूटी करके आए, 1.5 महीना हो गया, खुददार में आए, ये खुददार से उठाए गए थे, ये यरगमाल बने हुए, और ये लोग बोर्ड ऑफिस में जाकर बैठ गए। इनको क्या फर्क पड़ेगा? इसी किस्म के नौजवान वहां पे बटालियन जाएंगे, उनको डॉलरों की लालच दी जाएगी, फिर वहां पे जाके सुरंगें फटेंगी और वहां पे हलाक हो जाएंगे, फिर कहेंगे हमारे इतने शहीद हो गए, फिर कुछ जज्बाती बातें होंगी, फिर उनको कांधा दिया जाएगा, फिर एक थोड़ा बहुत मीडिया पे ड्रामा चलाया जाएगा, उसके बाद अल्लाह फैसला। इनके अपने बच्चे तो नहीं शहीद होंगे, इनके अपने बच्चे तो नहीं हलाक होंगे इसराइल में जाकर, ये होंगे दूसरों के, गुजरांवाला के, कोई सिंध का होगा, कोई केपी के बुनेर का होगा, यानी पूरे मुल्क के बच्चे ये जाके दूसरों की जंग में झोंक देते हैं, दूसरों की जंग की आग में झोंक देते हैं, और इनको क्या फर्क पड़ता है? ये तो डॉलरों में खेलते रहते हैं। ये जब भी रिटायर होते हैं 24 घंटे भी पाकिस्तान को इतना काबिल भी नहीं समझते हैं पाकिस्तान को कि 24 घंटे इसमें रिटायरमेंट के बाद बिताया जाए। आपने देखा होगा काजी फायज साहब को 24 घंटे भी नहीं, उसके जब वो हाजिर सर्विस था उसने टिकट कटा दी कि जैसे वो रिटायर हुए उसके बाद 24 घंटे भी पाकिस्तान में नहीं स्टे किया, उसके बाद दूसरे ममालिक चले गए। यानी पाकिस्तान को इस काबिल ये छोड़ते ही नहीं है कि 24 घंटे रिटायरमेंट के बाद रह सकें। इन लोगों की ये हालात है। खान साहब के ऊपर वजीराबाद में जानलेवा हमला हुआ था जिसमें खान साहब को 3 गोलियां लगी थी। उस केस की क्या नोयत है, आइए सुनते हैं ये वीडियो, उसके बाद इस पर बात करते हैं। खान पर वजीराबाद में होने वाले हमले का तो थोड़ा सा कुछ अपडेट देना चाहेंगे। उस हमले के केस का क्या हुआ? कोई पकड़ा गया, किसी को सजा हुई, कोई एफआईआर हुई, क्या मामला हुआ उस केस का? कोई एफआईआर कटी नहीं थी? जहाँ तक मुझे इत्तला है कि एफआईआर भी नहीं कर सकी और कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। वो केस इतना ऐसा है जैसे हुआ ही नहीं। कोई एक शख्स जो पकड़ा गया था शायद लड़का, उसका भी कोई परसू नहीं किया गया, ऐसा कि क्या हुआ है? परसू का मुझे इल्म नहीं है कि परसू किया या कोशिश की गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अच्छा सर, ये बैरिस्टर जफर था, ये सेनेटर, ये पीटीआई का एक सेनेटर है बैरिस्टर जफर। उसका ये बयान था कि एक लड़का जो पकड़ा गया था उसे परसू किस तरह से किया जाता, उसे इस किस्म का मुतनाज़ा बना दिया गया था कि इमरान खान साहब की उस गोलियों की एफआईआर भी नहीं कटी थी। अब साबिक वज़ीर आज़म पर गोलियां लगती हैं, उस पर हमला होता है, उसकी एफआईआर भी नहीं कटती, और उसके बाद उसको ड्रामा बनाकर उस केस को इतना गंदा और मुतनाज़ बना दिया गया कि पीटीआई की क़यादत ने, पीटीआई ने उसे परसू भी नहीं किया, उसका पीछा भी नहीं किया। किस हालत से करते, यानी उसे इतना गंदा और गदला बनाकर पेश किया गया। उसके बाद लड़के का कोई पता नहीं, यानी 2-3 महीने वो जेल में रहा होगा, उसके बाद उसे बहुत सारे पैसे देकर छोड़ दिया जाएगा। यानी इस किस्म का पूरे मुल्क में ये हाल किया गया है कि वज़ीर आज़म पर, किसी साबिक वज़ीर आज़म पर हमला होता है, उसकी एफआईआर तक भी नहीं काटी जाती। इस किस्म की पूरे मुल्क में इन लोगों का जाल और कंट्रोल है कि पूरी पुलिस हो, पूरी मीडिया हो, पूरी अदलिया हो, इनकी जूते की नोक के नीचे है। यानी ये अदलिया का आर्डर नहीं मानते, ये पुलिस के कानून नहीं मानते, ये जो काम गलत होता है, जो आइन के ऊपर होता है, ये पुलिस से करवाते हैं, खुद भी कभी कभी उतर आते हैं, इलेक्शन रिग करते हैं। यानी जो इन लोगों को चाहते हैं वो करते हैं। इस मुल्क में इन लोगों से, यानी ताकतवर लोगों से कोई पूछने वाला नहीं है। खान साहब की सबसे बड़ी यही गलती है कि इन लोगों ने, खान साहब ने यह कहा था कि मैं चाहता हूं कि गरीब और ताकतवर कानून के नीचे आ जाए, इस कानून के बराबर आ जाए। शायद यही सजा है जो खान साहब को अभी तक दी जा रही है। खान साहब का आखिर में बयान, ये बयान पढ़कर मैं यहां से आपसे इजाजत चाहूंगा। इमरान खान साहब ने कहा था, जब मेरी पैगाम का बोझ कोई मेरी क़यादत से उठाने के काबिल नहीं रहा, तब मैंने अपनी बहन अलीमा खानम को यह जिम्मेदारी सौंपी थी। इसका यह वाज़े मतलब लिया जा सकता है कि इमरान खान साहब को ये फील हो गया था कि अब पीटीआई की क़यादत में ऐसा कोई भी एफिशिएंट बंदा नहीं है जो कि मेरे बयान का बोझ उठा सके। इसलिए मैंने अलीमा खानम अपनी बहन को इसकी जिम्मेदारी दी
और वक्तन फवक्तन ट्वीट करवाता रहा खान साहब, पैगाम भेजते रहे जो कि हमने ट्विटर हैंडल से वहाँ से मिलते रहे। पाकिस्तान का इन ताकतवर लोगों ने क्या हशर और नशर कर रखा है, इनके आगे सारे कानून इनके जूतों के नीचे हैं। ये जूतों की से उसे अपनी खाक भी नहीं समझते, ये आइन को कुछ भी नहीं समझते, ये अखलाकियात को कुछ भी नहीं समझते, ये सिर्फ ताकत को समझते हैं। यानी ताकत का एक कानून होता है, जो वो चाहे उसे हासिल कर लेते हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान में सिविल मार्शल लॉ नहीं है, 100% मार्शल लॉ है, जिसका मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त मौजूदा बादशाह है। इस वक्त मुकम्मल मीडिया कंट्रोल उसके हाथ में, उसके बाद कोर्ट, सारी जुडिशरी उसके कंट्रोल में। यानी कोई पाकिस्तान का ऐसा इदारा नहीं है, काउंसिल लेवल तक इन लोगों का कंट्रोल है। जो भी आवाज़ उठाता है, थोड़े बहुत लोग इकट्ठे करने की ताकत रहता है, उसे उठा लेके जाते हैं, उसके बाद उसे CCD जैसे वाक़यात में कत्ल करा देते हैं, ताकि कोई हमारे खिलाफ आवाज़ उठाने की अगली बार कोई भी जुर्रत न करे। पाकिस्तान में इस किस्म का गंदा खेल चल रहा है। बलूचिस्तान में बलूच उठाए जा रहे हैं, सिंध में सिंधी उठाए जा रहे हैं, पंजाब में पंजाबी उठा रहे हैं, KPK में KPK की पुलिस उठाकर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को यानी ISI को IBMI को दे देती है। यानी वो लोग बिल्कुल भी इस सफ़ा हस्ती से मिटा दिए जाते हैं, पाकिस्तान की धरती से मिटा दिए जाते हैं, जो भी इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। अल्लाह करे इन जालिमों, इन जाबरों, इन जाहिलों से पाकिस्तान को इस रमज़ान में जल्द अज जल्द हकीकी आज़ादी मिले और इमरान खान साहब की जल्द अज जल्द रिहाई हो और इमरान खान साहब की क़यादत में ये मुल्क तरक्की करे। इन सारी दुआओं के साथ मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।